नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत राजपूत आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो अपना आज लेक्चर नंबर 3 है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो हम लास्ट लेक्चर में सूर्य के बारे में जो है हमने डिस्कशन नहीं किया था। मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। चंद्रमा हमारा हो चुका था। तो आइए हेडिंग डालिए, अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी किसके बारे में? सूर्य के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए सन। हेडिंग डाल लीजिए बेटा जी सन यानी कि सूर्य। हेडिंग डाल लीजिए सन यानी कि सूर्य। अब हम बेटा जी किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सूर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा जी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य बेटा जी क्या है। सूर्य पहली बात तो एक स्टार है। क्या है बेटा जी? ये चल क्यों नहीं रहा बे? अरे भैया का होगो? अच्छा यागो, हम वेट करेंगे इसका आने का। ठीक है, तब से आपसे 2 मिनट बात कर लेते हैं बेटा जी। तो बेटा जी ऐसा है, अपनी तैयारी को बेहतरीन रखिए क्योंकि बहुत ही जल्द जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है आपका। तो जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी करिए और साथ में एमसीक्यू जरूर लगाएं। ठीक है, चलिए आ गया। बात करते हैं बेटा किसकी? सूर्य की। तो सूर्य बेटा जी क्या है? सूर्य बेटा जी एक तारा है। सूर्य क्या है बेटा जी? पहली बात तो ये क्या है, सूर्य एक क्या है? स्टार है यानी कि तारा है। सूर्य क्या है बेटा जी? सूर्य एक तारा है। आई बात समझ में? सूर्य क्या है बेटा जी? एक तारा है यानी कि स्टार है। और बेटा जी स्टार की डेफिनेशन मैं आपको पहले लेक्चर में ही बता चुका था कि तारे क्या होते हैं? वे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का ऊर्जा प्रकाश व ताप होता है। ऐसे आकाशीय पिंड यानी दो सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव इट्स ओन यानी खुद का क्या होता है? लाइट, एनर्जी एंड टेम्परेचर, वो खुद का होता है। डेट इज नोन एज स्टार। डेट इज नोन एज स्टार यानी कि तारा। वे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का ऊर्जा प्रकाश व ताप होता है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तारा कहलाते हैं। आई बात समझ में? अच्छा जी, बात करते हैं सूर्य यानी कि सूर्य किसकी? व्यास की बात करते हैं यानी कि डायमीटर की बात करते हैं। व्यास मतलब डायमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? आपको सर 14 लाख किलोमीटर का है। कितना है बेटा जी? 14 लाख किलोमीटर का है। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? तीसरा पॉइंट, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है बेटा जी? आप कहोगे सर सूर्य से पृथ्वी की दूरी बेटा जी कितनी है? मेरे बच्चे आप क्या कहोगे? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? आप कहोगे सर मैं ये पढ़ा चुका हूँ। ये कितनी है? औसत दूरी है। कितनी है? औसत दूरी है। और ये औसत कितनी है? औसत 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर, जिसको हम बुक्स में पढ़ते हैं लगभग 15 किलोमीटर। 15 कह रहा हूँ, सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के बारे में मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया, सूर्य एक तारा है। अगला पॉइंट फिर मैंने क्या बताया कि सूर्य का व्यास कितना है? आपको सर 14 लाख किलोमीटर है। कितना है? 14 लाख किलोमीटर है। फिर मैंने बताया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? औसत होती है। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। कितनी होती है? 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। और लगभग कितनी? आपको सर 15 करोड़ किलोमीटर होती है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की सूर्य के बारे में कि पहली बात जो तारे होते हैं ना, कि सूर्य एक तारा है और तारों का ताप, तारों का प्रकाश जो होता है, तारों का जो प्रकाश होता है वह तारों का ताप प्रदर्शित करती है। क्या करती है? तारों का ताप मतलब टेम्परेचर प्रदर्शित करती है। क्या करती है? प्रदर्शित करती है। आई बात समझ में? तारों का प्रकाश जो होता है वो तारों का ताप जो होता है वही प्रदर्शित करती है। और तारों का जो टेम्परेचर ताप होता है किसके द्वारा मापा जाता है? आपको सर पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यह वह यंत्र है जिससे किसी भी तारे का टेम्परेचर मापा जाता है यानी कि ताप मापा जाता है। आई बात समझ में? पायरोमीटर। अगला पॉइंट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। 8 मिनट 20 सेकंड का क्या लेता है? समय लेता है। 8 मिनट 20 सेकंड का क्या करता है? समय लेता है। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? अगला पॉइंट,
सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, पृथ्वी पर किरणों के रूप में आता है। किरणों मतलब रेडिएशंस, क्या कहोगे आप, रेडिएशंस के रूप में आता है, रेडिएशंस के रूप में आता है। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? मैंने क्या कहा कि सूर्य का जो प्रकाश होता है बेटा जी, सूर्य का जो प्रकाश होता है बेटा जी, वो क्या होता है, पृथ्वी पर किरणों के रूप में आता है, यानी कि रेज, रेज कहते हैं ना, या फिर रेडिएशंस के रूप में आता है। आई बात समझ में? नोट कर लिया होगा बेटा जी, साथ साथ नोट करते रहना, है ना। चलिए बेटा जी बात करते हैं फिर आगे कि आपको पता है सूर्य पे गैसेस पाई जाती हैं। सूर्य पे क्या पाई जाती हैं, गैसेस पाई जाती हैं। और आपको पता है कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन। और लगभग कितनी, 71% पाई जाती है। आई बात समझ में? कितनी पाई जाती है, 71% पाई जाती है। दूसरे नंबर पे बेटा जी हीलियम, हीलियम कितनी पाई जाती है, लगभग 26.5%। लगभग आप क्या कहोगे सर, 26.5%, लगभग 26.5% पाई जाती है। ये मुख्य गैस है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो हाइड्रोजन होता है ना बच्चे, हाइड्रोजन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। कि किस प्रोसेस के द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा। और जब हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा था किसमें, हीलियम में, तो इस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, यानी कि ताप जनरेट होता है। इसी वजह से क्या होता है, सूर्य इतना हीट देता है, सूर्य इतना हीट देता है, उसकी हीट इसी प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। अब आपके दिमाग में आएगा सर न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन को हिंदी में कहते हैं परमाणु संलयन। परमाणु कह लो या फिर नाभिकीय संलयन, बात एक ही है। परमाणु कह लो या फिर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, परमाणु कह लो या फिर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, परमाणु या फिर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। आई बात समझ में? परमाणु या फिर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट, क्लियर? अच्छा जी, देखो कुछ इस प्रकार का जो मैं टाइम डायग्राम बनाना चाहूँगा, ठीक है। देखो ये तो हो गया सूर्य का केंद्र, ये क्या हो गया, सूर्य का केंद्र हो गया। ये क्या है बेटा जी, सूर्य का केंद्र है। ये सूर्य का क्या है बेटा जी, केंद्र है। आई बात समझ में? मैंने क्या बताया कि ये सूर्य का क्या है, सेंटर है, यानी कि केंद्र है। ये सूर्य का क्या है बेटा जी, केंद्र है, सेंटर है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है दोस्तों, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान होता है सूर्य के केंद्र का। सूर्य के केंद्र के बाद एक दूसरी लेयर आती है बेटा जी। सूर्य के केंद्र के बाद एक और लेयर आती है। सूर्य के केंद्र के बाहर एक और लेयर होती है। एक इसके बाद एक और लेयर आती है, इसके बाद एक और लेयर आती है, और इसके बाद बिल्कुल आउटर में, उसके बाद बिल्कुल आउटर में एक और लेयर होती है, उसके बाद बिल्कुल आखिर में एक और लेयर होती है। अब इनके नाम है, ध्यान रखना, जो सूर्य के सबसे बाहर वाली परत होती है, ये वाली लाल वाली, इसको कहते हैं बेटा कोरोना। क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं किरीट। हिंदी में बेटा किसको क्या कहेंगे, किरीट कहते हैं। आई बात समझ में? जो ग्रीन वाली बेटा जी मैंने बनाई है, इसको कहते हैं बेटा जी फोटोस्फीयर, सॉरी क्रोमोस्फीयर कहते हैं बेटा इसको। क्या कहते हैं, क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, क्रोमोस्फीयर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं वर्णमंडल। क्या कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं। क्रोमोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वर्णमंडल। जो ये वाली नीली वाली परत है बेटा, इसको कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। हिंदी में कहते हैं प्रकाश मंडल। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा जी, प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। आई बात समझ में? हिंदी में क्या कहेंगे बेटा जी, प्रकाश मंडल कहते हैं, इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अगर आपको यहाँ तक की बातें अगर खूबसूरत तरीके से समझ आ गई हैं तो बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक की आपको बातें खूबसूरत तरीके से समझ आ गई हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है।
उसके बाद बेटा जी चर्चा करते हैं, उसके बाद बेटा जी हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, उसके बाद बेटा जी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ के टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा जी? टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। मैंने बताया था केंद्र का तापमान कितना है, आपको होगा 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। फोटोस्फीयर का तापमान कितना है बेटा जी? आपको होगा सर 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और जो आपका क्रोमोस्फीयर होता है बेटा जी, इसका तापमान कितना होता है? आप कहोगे सर इसका तापमान होता है 32,000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 32,000 डिग्री सेल्सियस। और जो कोरोना किरीट होता है, इसका तापमान कितना होता है दोस्तों? 27 लाख डिग्री सेल्सियस। 27 लाख डिग्री सेल्सियस। 27 लाख डिग्री सेल्सियस किसका तापमान होता है? सूरज की सबसे बाहरी परत का। सूरज की सबसे बाहरी परत का नाम कोरोना। अच्छा जी, क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर, ये डायग्राम बेटा जी आपने बना ही लिया होगा खूबसूरत तरीके से। तो बात करते बेटा, कई बार एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है जो हम देख पाते हैं, जो इस टाइम जो गर्मी देता है? तो आपको कहोगे सर वो है फोटोस्फीयर। कौन सा है बेटा जी? वो है फोटोस्फीयर। वो कौन सा होगा? फोटोस्फीयर होगा। इंग्लिश में कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा जी? प्रकाश मंडल कहेंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल कहेंगे। अगर आपको ये बातें, सारी बातें खूबसूरत तरीके से समझ आ गई हैं, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सूरज की सबसे बाहरी परत है, ये हमें कब दिखाई देती है? तो बात करते हैं बेटा जी, बात करते हैं किसकी? कोरोना की। बात करते हैं कोरोना की। कोरोना यानी कि किरीट। किरीट, सूरज की सबसे बाहरी परत का नाम क्या? किरीट। ये जो हमें होती है बेटा, ये हमें ग्रहण के दिन दिखाई देती है। किस दिन दिखाई देती है? ग्रहण के दिन दिखाई देती है। कौन से दिन दिखाई देते हैं बेटा? ग्रहण के दिन दिखाई देती है। ग्रहण के दिन बेटा जी ये दिखाई देती है। ये कौन से दिन दिखाई देती है बेटा जी? आप कहोगे सर ग्रहण के दिन दिखाई देती है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो आप कहोगे सर ग्रहण के दिन तो दिखाई देगी, कहोगे सर बहुत बढ़िया। तो इसको देखने के लिए एक टेलीस्कोप यूज होता है। इसको देखने के लिए एक टेलीस्कोप यूज करते हैं। उस टेलीस्कोप का नाम होता है कोरोनाग्राफ। क्या कहते हैं उसको? कोरोनाग्राफ कहते हैं। आई बात समझ में? जिस टेलीस्कोप का यूज किया जाता है इस सूरज की सबसे बाहरी परत को देखने के लिए, ग्रहण के दिन पे ये छल्ले के रूप में दिखाई देता है। जब आप सूरज ग्रहण के दिन आप देखते हो, तो इसको क्या कहते हैं बेटा जी? इसको कोरोनाग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? कोरोनाग्राफ कहते हैं। आई बात समझ में? कई बार आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि एज ऑफ सन कितनी है, सूरज की उम्र कितनी है? एज ऑफ सन, तो सूरज की उम्र कितनी है, एज ऑफ सन कितनी है? आप कहोगे सर 5 बिलियन ईयर्स। कितनी है बेटा जी? 5 बिलियन ईयर्स है। कितनी एज है बेटा जी? आप कहोगे सर 5 बिलियन ईयर्स जो है सन की एज जो है मानी जाती है। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। बहुत बढ़िया। उसके बाद बेटा जी बात करते हैं कि सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी से कितना बड़ा है? सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास पृथ्वी से, सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। 109 गुना क्या है? बड़ा है। क्या लिखोगे आप? इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है आकार में, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। जैसे 12,756 मैंने भूमध्य रेखा व्यास बताया था, आप उसको 109 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने में आपको 14 लाख के आसपास का जो है आपका डाटा आ जाएगा। तो यानी कि क्योंकि सूर्य का व्यास कितना है? 14 लाख किलोमीटर है, मैंने बताया। तो यानी कि इससे ये पता लगा कि सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। अगला पॉइंट बेटा जी खूबसूरत तरीके से आप क्या कहोगे? एक और पॉइंट निकल के आता है बेटा जी यहाँ से, क्या कि जो सूर्य है ना बेटा जी आपका सन, मैंने क्या बताया बेटा? सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पता है आपको? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से
सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है बेटा? 28 गुना ज़्यादा है। आई बात समझ में? सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल, देखो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता होगा, पृथ्वी के भी गुरुत्वाकर्षण बल का 28 गुना ज़्यादा क्या है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है। समझ पा रहे हो? हाँ, सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, तो सूर्य का घनत्व, सूर्य का घनत्व यानी कि डेंसिटी, यानी कि सूर्य की जो डेंसिटी होती है पृथ्वी से, सूर्य का घनत्व पृथ्वी से 20 गुना ज़्यादा है। 20 गुना क्या है बेटा जी? ज़्यादा है। सूर्य की जो डेंसिटी है पृथ्वी से कितने गुना ज़्यादा है? 20 गुना ज़्यादा है। आई बात समझ में? अगला, सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है बेटा मास। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना ज़्यादा है। 3,32,000 गुना ज़्यादा है, गुना ज़्यादा है। आई बात समझ में कि सूर्य का द्रव्यमान यानी कि मास पृथ्वी से कितने गुना ज़्यादा है? आप कहोगे सर 3,32,000 गुना ज़्यादा है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। एक बार आप कमर सीधी करो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, कमर सीधी करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने सूर्य पढ़ाया और सूर्य में आते ही मैंने क्या बताया कि सूर्य एक तारा है। दूसरा, सूर्य का जो व्यास है वो 14 लाख किलोमीटर है, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपको सर 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। क्लियर है ना? और सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर किस फॉर्म में आता है? रेडिएशंस यानी किरणों के रूप में आता है। क्लियर? उसके बाद बेटा जी मैंने बताया सूर्य का केंद्र का तापमान कितना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। सूरज की टोटल ऊपर कितनी परतें हैं? 3। एक प्रकाश मंडल, फिर वर्णमंडल और सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? कोरोना, किरीट। सूरज के केंद्र का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस, प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और वर्णमंडल का तापमान 32,000 डिग्री सेल्सियस और कोरोना का तापमान कितना? आप कहोगे सर 27 लाख डिग्री सेल्सियस। कोरोना जो होता है सूरज की सबसे बाहरी परत होती है, ये हमें सिर्फ ग्रहण के दिन दिखाई देती है एक रिंग की फॉर्म में, और इसे देखने के लिए एक टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम क्या है दोस्तों? कोरोनाग्राफ। सूरज की उम्र कितनी है? 5 बिलियन ईयर्स मानी जाती है। सूरज का आकार पृथ्वी से कितने गुना ज़्यादा है? 109 गुना ज़्यादा है। सूरज का जो सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है यानी गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कितने गुना ज़्यादा है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, 28 गुना ज़्यादा है। सूर्य का घनत्व यानी कि जो डेंसिटी होती है पृथ्वी से कितने गुना ज़्यादा है? 20 गुना ज़्यादा है। सूर्य का जो द्रव्यमान है यानी कि मास है पृथ्वी से कितने गुना ज़्यादा है? 3,32,000 गुना ज़्यादा है। ये सब मैंने सूर्य के बारे में आपको बताया। आई होप आपने ये बातें सब आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी। सूरज के बारे में ये बात पता होना चाहिए आपको। पता है सूरज पे काले जो होते हैं ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं? उसको बेटा सोलर स्पॉट कहा जाता है, और हर 11 वर्ष के अंतराल में ये घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि सूरज के अंदर ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, तो ये इसको सौर धब्बे कहा जाता है, सोलर स्पॉट कहा जाता है। ये घटते बढ़ते रहते हैं हर 11 साल के वर्ष के अंतराल में, कम हो जाएंगे फिर बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, हर 11 ईयर्स के इंटरवल में ये चेंज होते रहते हैं। तो ये सब जो है सूर्य के बारे में है, आपको याद रखना है। याद रखोगे? प्रॉमिस करो मुझे। यस सर, हम आपको वादा करते हैं कि हम जो है इसको अच्छे से याद कर लेंगे और आपके द्वारा लिखवाया गया पढ़ाया गया जो भी पॉइंट है हम कभी नहीं भूलेंगे। आप जहां कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठकर मुझे पढ़ रहे हो, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आप बहुत ही बेहतरीन शिक्षा ग्रहण कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो भी टीचर है ये हिंदुस्तान के हर एक कोने से जो है बड़े बड़े टीचरों को इनवाइट किया गया है। ठीक है दोस्तों, करें स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर बात करते हैं अगला पॉइंट। अब मैंने सूर्य पढ़ा दिया बेटा जी आपको। क्या पढ़ा दिया? सूर्य। छोटे छोटे पॉइंट हैं और पढ़ लेते हैं, जैसे कि उल्का। क्या पढ़ेंगे बेटा जी? उल्का। क्या पढ़ेंगे? उल्का। हेडिंग डाल दो, उल्का। मीटियोर्स। क्या पढ़ेंगे? मीटियोर्स। ठीक है, पहली बात तो मीटियोर्स क्या होते हैं? दीज आर कंपोज्ड ऑफ, देखो पता क्या है बेटा जी,
मैं कुछ बातें हिंदी में लिख देता हूँ, कुछ इंग्लिश में। वो पता क्यों लिखता हूँ? क्योंकि आप में से कुछ ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो बेटा इंग्लिश मीडियम के भी होंगे। तो जब मैं हिंदी में लिखता हूँ तो इंग्लिश वाले को लगता है सर हिंदी में लिख रहे हैं, और जब मैं इंग्लिश में लिखता हूँ तो उनको लगता है कि सर इंग्लिश में। मतलब समझ रहे हो, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर लेके देना चाहिए। बेटा ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर सबको बराबर लेके चलना पड़ता है, ताकि किसी को ये महसूस ना हो कि देखो जी मैंने तो ये सोचा था इंग्लिश में पढ़ाएंगे, मैंने तो ये सोचा था हिंदी में पढ़ाएंगे। तो बेटा दोनों को बराबर लेके चलना पड़ता है। समझा तो मैं हिंदी में भी रहा हूँ, कि कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, नोट्स बनाना इंग्लिश में पसंद करते हैं, है ना। तो मैं जो बातें इंग्लिश में लिखूंगा उन बातों की ट्रांसलेशन हिंदी में भी कर दूंगा बेटा जी, आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। दीज आर कंपोज्ड ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स। दीज आर कंपोज्ड ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। यानी कि ये किस चीज़ के बने होते हैं? धूल व गैस के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं बेटा? धूल व गैस के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? धूल व गैस के बने होते हैं। दीज आर कंपोज्ड ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स। दीज आर कंपोज्ड ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स। आई बस में ये तो मैंने उल्का के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा कि ये धूल व गैस के जो होते हैं बने होते हैं। और क्या होते हैं ध्यान दो, पहले मैं समझा देता हूँ फिर मैं इन चीज़ों को लिखवाऊंगा। ये आपकी प्यारी पृथ्वी है। ये क्या है? आपकी प्यारी पृथ्वी है। ये अर्थ है, ये पृथ्वी है। आई बात समझ में? लेटेस्ट एग्जाम्पल आप एज्यूम करो, आपने एज्यूम करना है ये क्या है? ये कोई उल्का है। ये क्या है बेटा जी? ये कोई उल्का मान लो अब इसको, ये कोई उल्का है और ये धूल और गैस का बना हुआ है। ये कहीं ब्रह्मांड में कहीं विद्यमान होगा, वी डोंट नो वेयर इट इज, पर ये विद्यमान है। पर जैसे ही ये पृथ्वी के करीब आता है, जैसे ये पृथ्वी के करीब आता है तो क्या करता है कि पृथ्वी का खुद का भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। पृथ्वी का खुद का क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो पृथ्वी क्या करती है बेटा? इसे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसे अपनी ओर खींच लेती है। क्या करती है? पृथ्वी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपनी ओर खींच लेती है। तो जैसे ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो बेटा ये जलने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? तो ये जलने लग जाता है। क्या करना? जलने लग जाता है। अगर ये पूर्ण रूप से जल गया तो बेटा जी ये कहलाता है उल्का। अगर ये पूर्ण रूप से जल गया तो ये कहलाता है उल्का। अगर पूर्ण रूप से ना जला और पृथ्वी के धरातल पर आ गिरा तो इसको कहते हैं उल्का पिंड। क्या कहते हैं बेटा जी? उल्का पिंड कहते हैं। आप कहोगे सर जलेगा क्यों? क्योंकि बेटा ये किसका बना हुआ है? धूल और गैस का बना हुआ है और पृथ्वी के वायुमंडल में भी गैसेज हैं। तो जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें होती हैं उनके साथ मिलन होता है। मिलन में क्या होता है? ये एक दूसरे को फ्रिक्शन करती हैं, घर्षण करती हैं, और घर्षण के दौरान क्या होती है? इसमें आग लग जाती है। अगर कंप्लीटली जल गया, राख में बदल गया तो ये उल्का कहलाता है। अगर राख में तब्दील ना हुआ तो अगर पृथ्वी के धरातल पर आ गिरा तो ये क्या कहलाता है बेटा जी? उल्का पिंड कहलाता है। आई बात समझ में? याद रखोगे? तो बस यही बात करनी है। हिंदी में लिख देता हूं अब कि ये क्या धूल व गैस के बने होते हैं। अरे बाप रे, जैसे ही ये पृथ्वी के नजदीक आते हैं, जैसे ये पृथ्वी के नजदीक आते हैं, जैसे ये पृथ्वी के नजदीक आते हैं तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींच लेती है। क्या कर लेती है? अपनी ओर खींच लेती है। अपनी ओर बेटा ये खींच लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। जैसे ही ये पिंड, जैसे ही ये पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जैसे ही ये पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये जलने लग जाते हैं। तो ये बेटा जी जलने लग जाते हैं।
तो ये जलने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा जी, ये जलने लग जाते हैं। अगर ये पिंड अगर ये पिंड पूर्ण रूप से जल गए, पूर्ण रूप से जल गए, तो इनको उल्का कहते हैं। तो उनको क्या कहेंगे, तो उनको उल्का कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं बेटा जी, उल्का कहते हैं। ये पॉइंट आप सबने लिख लिए, क्योंकि मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ और आप लिख भी रहे हो। चलिए, तो इनको क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। अगर अगर ये पूर्ण रूप से ना जले, अगर ये पूर्ण रूप से ना जले, अगर ये पूर्ण रूप से ना जले और पृथ्वी के धरातल पर आ गिरे, और पृथ्वी के धरातल पर और पृथ्वी के धरातल पर आ गिरे, तो इनको उल्का पिंड कहते हैं। तो इनको क्या कहेंगे, उल्का पिंड कहते हैं, मीटियोराइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इनको उल्का पिंड कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं बेटा, उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड को मीटियोराइट्स कहते हैं बेटा जी, मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स का मतलब उल्का पिंड, और मीटियोर्स का मतलब बेटा जी उल्का होता है। आई बात समझ में। एक पॉइंट और निकल के आता है कि जब 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 अरे बाप रे भैया, जब ये यहाँ पर एंट्री करता है, जब ये जल रहा होता है, तो जलते वक्त क्या होता है, तो जब ये जलता है ना, तब इसको क्या कहा जाता है, शूटिंग स्टार कहा जाता है, यानी कि टूटता हुआ तारा कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में जल रहा होता है, जल रहा होता है, तो इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है, टूटता तारा कहा जाता है। तो इसको शूटिंग स्टार, तो इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है, शूटिंग स्टार कहा जाता है। शूटिंग स्टार को हिंदी में कहते हैं बेटा टूटता तारा। क्या कहते हैं बेटा जी, टूटता तारा कहा जाता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। फैंटेस्टिक, बहुत बढ़िया। तो ये टॉपिक कंप्लीट, पता चला नहीं ना, और समझ भी आ गया है ना। गुड प्रॉमिस, खुद से करो, आया समझ, ठीक है, ओके बेटा जी, ठीक है। अच्छा जी, चलिए, अगर आपको ये बातें, अगर आपको अच्छी समझ आ रही है, अगला टॉपिक देखिए, हम पढ़ने वाले पुच्छल तारा। क्या पढ़ने वाले बेटा, पुच्छल तारा, जिसको क्या कहते हैं, धूमकेतु के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, धूमकेतु के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कॉमेट्स। क्या कहते हैं, पुच्छल तारे या कॉमेट्स कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये भी किसके बने होते हैं, ये भी ये धूल, बर्फ व गैस के बने होते हैं। धूल, बर्फ व गैस के बने होते हैं। ये धूल, बर्फ व गैस के बने होते हैं। फर्क क्या है, वो तो सिर्फ धूल और गैस के बने हुए थे, इसमें क्या आ गई, बर्फ भी आ गई। इसमें क्या आ गई, बर्फ भी आ गई। ये गहरे घने प्रदेश में स्थित होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, गहरे घने प्रदेश में स्थित होते हैं। ये गहरे घने प्रदेश में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये गहरे घने प्रदेश में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। गहरे घने प्रदेश का मतलब डार्क प्लेसेस। कहाँ पर बेटा जी, आप कहोगे सर डार्क प्लेसेस, आई बात समझ में। कहाँ पर विद्यमान होते हैं, डार्क प्लेसेस में विद्यमान होते हैं। क्लियर, चलिए अब क्या होता है बेटा जी, पहले डायग्राम के माध्यम से समझेंगे इस बात को, ठीक है। चलिए, ये तो होगी आपकी प्यारी, क्या है, प्यारी नहीं बेटा भैया जी, ये नहीं होगा, यहाँ तो कुछ और ही आएगा बेटा जी। ये आएगा सूर्य। ये मान लो बेटा जी आपका सूर्य है। ये क्या बेटा जी, मान लिया कि ये क्या है, आपका सूर्य है, ठीक है। ये क्या है बेटा जी, आपका सूर्य है। ये क्या बेटा जी, आपका सूर्य है। अब मान लो ये कोई कोमेट है,
ये क्या है, मान लो ये कोई कॉमेट है, ये किसी गहरे घने प्रदेश में जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुँच पा रही, पर किसी कारणवश इसकी मजबूरी होगी, क्या हो गया, ये किसी कारणवश सूर्य के ग्रेविटेशनल के फोर्स करीब आ गया। अब जैसे ही ये सूर्य के करीब आएगा तो सूरज के पास क्या है बेटा, ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है। सूरज के पास क्या है, हीट है। सूरज के पास क्या है, हीट है। तो सूर्य क्या करेगा, इसको इसका भुट्टा बना देगा, तो ये क्या करने लग जाता है, जलने लग जाता है। जैसे ये सूरज के करीब जाएगा बेटा जी, तो क्या है, जलने लग जाएगा। और जलते वक्त क्या है, इसकी पीछे की तरफ ऐसी एक टेल होती है, कैसी होती है, और टेल होती है। इसकी टेल में क्या होती है बेटा, बर्फ भी होती है, गैसेस भी होती है, और धूल भी होती है इसकी टेल में। और ये ऐसी टेल नहीं है, छोटी सी टेल, पूछ बेटा, कई 100 किलोमीटर लंबी पूछ होती है ये दिखती हमें छोटी सी है, पर होती एक्चुअल में बहुत 100 किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर की होती है ये। आई बात समझ में, बस यही बात है। और जैसे जैसे करीब जाएगा ये, जैसे जैसे करीब जाएगा और ये जलता रहेगा, जैसे जैसे जाएगा और ये जलता रहेगा, और कंप्लीटली राख में बदल जाएगा। बस यही था आपका कॉमेट। बस ये बात लिखनी है कि ये धूल, बर्फ व गैस के बने होते हैं, ये गहरे घने प्रदेश में स्थित होते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या लिखवाया था कि पृथ्वी के नज़दीक आते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था कि जैसे ये पृथ्वी के नज़दीक आते हैं, बिल्कुल सेम डेफिनेशन, पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सूर्य। जैसे ही ये सूर्य के नज़दीक आते हैं, जैसे ही ये सूर्य के नज़दीक आते हैं, जैसे ही ये सूर्य के नज़दीक आते हैं, तो सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना ज़्यादा है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ये बात मैं बता चुका हूँ। तो सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर क्या कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर बेटा जी क्या करता है, खींच लेता है, अपनी ओर क्या कर लेता है बेटा जी, ये खींच लेता है। आई बात समझ में, ठीक है। अगला पॉइंट, तो यह फिर क्या करने लग जाते हैं, जैसे सूर्य के नज़दीक जाएंगे सूर्य अपनी ओर खींच लेगा, तो फिर क्या होगा, तो यह फिर जलने लग जाते हैं, क्योंकि सूरज के पास हीट है। तो फिर ये क्या करने लग जाते हैं, तो फिर यह फिर जलने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। आई बात समझ में। और जलते वक्त इसकी पूंछ सूर्य से विपरीत दिशा में होती है, सूर्य से विपरीत दिशा में होती है, सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। जलते वक्त इसकी पूंछ क्या होती है, सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। जलते वक्त इसकी पूंछ क्या होती है बेटा जी, सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। जलते वक्त इसकी पूंछ क्या होती है बेटा, सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। आई बात समझ में, डू यू गेट माई पॉइंट। अच्छा, एक कॉमेट है जिसका नाम क्या है, हेले, जिसका नाम क्या है, हेले। ये दिखाई दिया था 1986 में। ये कब दिखाई दिया था, 1986 में। अब ये कब दिखाई देगा, 76 साल बाद। कब, 2062 में। कब दिखाई देगा, 2062 में। तो हेले नाम का पुच्छल तारा हर 76 साल में दिखाई देता है। हेले नाम का जो पुच्छल तारा, हेले क्यों नाम है इसका, क्योंकि हेले नाम के साइंटिस्ट ने ही इसकी खोज की थी, तो इसलिए इसका नाम पर ही क्या रखा, हेले रखा। हेले नाम का पुच्छल तारा 1986 में लास्ट टाइम दिखाई दिया था। अब ये 76 साल बाद 2062 में दिखाई देगा, और ये हर 76 साल बाद ही दिखाई देता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या हर एक धूमकेतु या पुच्छल तारा उसका टाइम फिक्स होता है कि वो इतने टाइम बाद ही दिखाई देगा। नहीं बेटा जी, ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। पर कुछ एक पुच्छल तारे हैं जिनका एक फिक्स टाइम होता है कि वो उतने टाइम बाद ही दिखाई देगा। पर कुछ एक पुच्छल तारे ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है, फिक्स टाइम होता है कि वो उतने टाइम बाद ही दिखाई देगा। उसमें से हेले एक ये है। आई बात समझ में। तो बेटा जी कॉमेट कंप्लीट, कॉमेट बेटा जी कंप्लीट। अब बेटा जी क्या पढ़ने वाले हैं हम, जी हाँ, अब पढ़ेंगे हम ग्रहण के बारे में। क्या पढ़ेंगे बेटा जी, ग्रहण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अरे कहाँ गए हो बे, अरे कहाँ गया, अच्छा चलिए, हेडिंग डाल लो ग्रहण, हेडिंग डाल लो ग्रहण।
ग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं बेटा इक्लिप्स। क्या कहेंगे बेटा? इक्लिप्स कहेंगे। आई बात समझ में? क्या कहेंगे? इक्लिप्स कहते हैं। आई बात समझ में? ग्रहण को क्या कहते हैं बेटा जी? इक्लिप्स कहते हैं। ग्रहण का शाब्दिक अर्थ क्या है? अगर आपको कहूं कि ग्रहण का मतलब क्या है, तो बेटा ग्रहण का मतलब होता है दिखाई न देना। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? दिखाई ना देना। इसका अर्थ क्या होता है बेटा जी? दिखाई ना देना, इनविजिबल। तो बेटा जी बात करते हैं ग्रहण की। बेटा ग्रहण आपको पता है दो दो ग्रहण लगते हैं। एक होता है बेटा सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। एक क्या होता है? सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। और एक होता है लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। क्या होता है? चंद्र ग्रहण। एक होता है सोलर इक्लिप्स, एक होता है लूनर इक्लिप्स, एक होता है सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। आई बात समझ में? तो हेडिंग डालो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सूर्य ग्रहण के बारे में, यानी कि सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सूर्य ग्रहण के बारे में। अब देखिए, आइए इसको समझते हैं। ये तो वो क्या हो गया आपका? सूर्य। ये हो गया आपका सूर्य, ठीक है। ग्रीन यूज कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? मून, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी आपकी? अर्थ। ये क्या हो जाएगी आपकी? अर्थ, ठीक है। तो आप शाब्दिक अर्थों में लिख दो इसको। क्या हो जाएगा? ये तो क्या हो जाएगा? सूर्य। ये क्या हो जाएगा? चंद्रमा। ये क्या हो जाएगा? चंद्रमा। और डर गए बेटा? नींद से जागो। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। ये क्या होगा? पृथ्वी। तो आप इसको डिफाइन करना चाहोगे तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? कि जब आप क्या कहोगे? कि जब चंद्रमा जब चंद्रमा जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाए। जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाए। जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाए, बीच में आ जाए, तो यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना कहलाती है सूर्य ग्रहण। यह घटना क्या कहलाती है? सूर्य ग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है? सूर्य ग्रहण कहलाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है बेटा? सूर्य ग्रहण कहलाती है। मैंने क्या बताया बेटा? ध्यान से सुनना। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो यह घटना क्या कहलाती है बेटा? सोलर इक्लिप्स कहलाती है, सूर्य ग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है? सोलर इक्लिप्स कहलाती है, यानी कि सूरज ग्रहण कहलाती है। आई बात समझ में? अब बेटा जी यहां से एक और निकलता है। आपको कहोगे सर फिर चंद्र ग्रहण क्या होता है? आपके दिमाग में आएगा कि चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण क्या होता है? अब इस सिचुएशन में क्या होता है? वही सेम डायग्राम बनाइए। ये क्या हो जाएगा? सन। ये क्या हो जाएगा? सन। ये क्या हो जाएगा? अर्थ। और ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका मून मान लो, ठीक है। ये मान लो आपका मून। यानी कि ये तो हो गया आपका सूर्य, और ये क्या हो गया? अर्थ यानी पृथ्वी। और ये क्या हो गया बेटा जी? आपका चंद्रमा। चंद्रमा। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? कि जब पृथ्वी जब पृथ्वी जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाए, सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाए, बीच में आ जाए। आई बात समझ में? कि जब बेटा जी मैंने क्या कहा कि पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाए तो यह सिचुएशन क्या कहलाती है? तो यह सिचुएशन कहलाती है बेटा जी आपकी चंद्र ग्रहण। क्या कहलाती है बेटा जी? यह सिचुएशन कहलाती है आपकी चंद्र ग्रहण। आई होप यू गेट माई पॉइंट।
मैंने क्या बताया बेटा, मैंने ये बताया बेटा जी कि जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाए, कि जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाए, मैंने क्या बताया कि जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाए तो ये घटना क्या कहलाती है, आपकी चंद्र ग्रहण कहलाती है। और याद रखना, जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है उस दिन क्या होती है बेटा, पूर्णिमा होती है। उस दिन क्या होती है बेटा जी, पूर्णिमा होती है। उस दिन क्या होती है बेटा जी, पूर्णिमा होती है। और याद रखना, जिस दिन आपका सूरज ग्रहण होता है उस दिन क्या होती है, उस दिन अमावस्या होती है। उस दिन क्या होती है बेटा, अमावस्या होती है। आपके दिमाग में आएगा सर बहुत खूबसूरत, बोला जितने खूबसूरत आप हो बेटा जी उतना खूबसूरत ये कंसेप्ट है। मेरे सुंदर सुंदर से गुलाबी बच्चों, ध्यान दो इस बात पर कि आपके दिमाग में एक चीज आएगी बेटा जी, ध्यान दो, आपके दिमाग में एक चीज आएगी। आप क्या कहोगे सर, क्या आपके दिमाग में आई कि सर जिस दिन अमावस हुई उस दिन सूर्य ग्रहण है, जिस दिन पूर्णिमा हुई उस दिन चंद्र ग्रहण है। मैं कहा हाँ जी है। आप कहोगे सर एक महीने में कितनी अमावस आती है और कितनी पूर्णिमा आती है? एक महीना में, यानी एक महीना में एक अमावस्या हो गया मेरे ब्रदर, एक अमावस्या हो गया, और बेटा जी एक क्या होगी, पूर्णिमा हो गई। एक अमावस्या होगी और एक बेटा जी एक पूर्णिमा होगी। एक अमावस्या होगी और एक पूर्णिमा होगी। तो बेटा जी एक वर्ष में क्या होगा? आप कहोगे सर एक वर्ष में 12 अमावस्या हो गई, 12 अमावस्या हो गई और 12 पूर्णिमा होगी। आप कहोगे सर बहुत खूबसूरत, इसमें क्या समझाने वाला बात था? इसका मतलब ये हुआ 12 + 12 कितना हुआ? आप कहोगे सर ये तो बहुत ही बच्चों वाला खेल है, ये तो 24 हुआ। तो इसका मतलब एक साल में कितने ग्रहण लगने चाहिए? 24। इसका मतलब एक साल में कितने ग्रहण लगने चाहिए? 24 पर 24 नहीं लगते। कितने लगते हैं? 24 नहीं लगते, लगते हैं 7। और इसकी भी होती है रेशो, या तो लगते हैं 4 कितना बेटा जी, कितना 4:3 में। मतलब या तो साल में 4 सूर्य ग्रहण होंगे, अगर साल में 4 सूरज ग्रहण होंगे तो 3 क्या होंगे, चंद्र ग्रहण होंगे। 3 क्या होंगे, चंद्र ग्रहण होंगे। अगर साल में 4 चंद्र ग्रहण होंगे, अगर साल में 4 चंद्र ग्रहण होंगे तो 3 क्या होंगे, सूर्य ग्रहण होंगे। ये फिक्स है, ऐसा ही होता है। साल में 7 बार, 4:3 या 3:4 भी कह सकते हो, कि अगर वर्ष में 4 बार सूर्य ग्रहण लगता है तो 3 बार चंद्र ग्रहण लगता है। अगर साल में 4 बार चंद्र ग्रहण लगता है तो 3 बार सूर्य ग्रहण लगता है, यानी कि सूर्य ग्रहण लगता है। आप कहोगे सर बहुत खूबसूरत, अत्यंत आनंदमयी, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। आना चाहिए मज़ा बेटा, क्यों नहीं आएगा? तो बेटा जी ऐसा क्यों होता है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा ही क्यों होता है, वाई। मेरे सुंदर सुंदर से गुलाबी बच्चों, क्वेश्चन ये उठता है वाई, ऐसा ही क्यों होता है। जिस दिन बाबा साहब और अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत गजब बात कही है कि तुम अपने टीचर से पूछो वाई, अगर कोई समझ नहीं आ रहा तो क्यों पूछो, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका कारण होता है बेटा, एक कंडीशन होती है जिसका नाम क्या होता है, ग्रहण लगने की एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सीजीकी। उस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, सीजीकी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्रहण लगने की एक कंडीशन होती है और उसको क्या कहते हैं बेटा जी, सीजीकी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, सीजीकी कहते हैं। अब इसमें क्या, इसके अंदर क्या होता है कि जब सूर्य चंद्रमा, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाएं, क्या आ जाएं बेटा, एक सीधी रेखा में आ जाए। क्या आ जाए बेटा, एक सीधी रेखा में आ जाए, एक सीधी रेखा में बेटा जी आ जाए, तो ये क्या कहलाता है, ये आपकी सीजीकी की कंडीशन कहलाती है। यही कंडीशन मैंडेटरी होती है। आप कहोगे सर जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, ऐसा भी तो हो सकता है कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा। हाँ बेटा, इस शब्दों को हेरफेर कर सकते हो, इसी को ही सीजीकी कहते हैं। आइए इसको समझते हैं, आइए इसको समझते हैं बेटा जी। देखो ध्यान दो, ध्यान देना शब्दों पे, आपको शब्दों पे ध्यान देना है। ध्यान देना है किस पे, शब्दों पे ध्यान देना है। ये आपका क्या है, सूरज है, ठीक है, ये आपका सूरज है। मैं 3 बॉडी बना देता हूँ पैरेलल पैरेलल, ताकि आपको ध्यान से समझ आए ये चीज़ें क्या है, ध्यान से समझ आए, ठीक है। ये 3 बॉडी है। मैंने कहा बेटा जी
ये तो हो गया सूरज, ये क्या है, सूर्य। अब मान लो ये पृथ्वी है, चंद्रमा है, कुछ भी मान लो, चाहे सूरज ग्रहण है चाहे चंद्रमा ग्रहण है, कोई भी सिचुएशन मान लो, और ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी। ये बेटा जी क्या हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो बेटा जी एक चीज़ समझना, यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो चीज़ समझना, इसका केंद्र, इसका केंद्र और इसका केंद्र, जब तीनों की तीनों एक सीधी रेखा पर आते हैं, तीनों की तीनों जब एक सीधी रेखा पर आते हैं, इसी कंडीशन को कहते हैं सीजिगी। तीनों का केंद्र, अगर ये यहाँ होता, ये यहाँ होता, तो भी सीजिगी कंडीशन कहलाती, क्योंकि सूरज तो वहीं रहेगा। सिचुएशन ग्रहण की यहाँ पर, ठीक है, ये चंद्रमा यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर है ना, तो ये कंडीशन कौन सी है बताओ? सूरज ग्रहण की कंडीशन है कि नहीं है? मून है ना बीच में, तो ये, और इसको यहाँ ले आओ अर्थ को बीच में, तो चंद्र ग्रहण की कंडीशन बन जाएगी, तो भी ये सीजिगी की कंडीशन, ये सीधी रेखा में आ जाए। बोला सर ऐसा कैसे हो? बोला ऐसा तो हो सकता है बेटा, नहीं होता ना, क्योंकि बेटा जी आपको अच्छे से पता है, क्या पता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है बेटा जी, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और चंद्रमा बेटा जी ये भी बता चुका हूं, चंद्रमा अपने अक्ष पर यानी कि एक्सिस पर, चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। कितने डिग्री झुका हुआ है बेटा, 5 डिग्री झुका हुआ है। चंद्रमा अपने अक्ष पे 5 डिग्री झुका हुआ है बेटा जी। कितने डिग्री, 5 डिग्री झुका हुआ है बेटा जी। कितना, 5 डिग्री। आई बात समझ में? मैंने बेटा जी ये कहा। अब एक बात बताओ, साल के अंदर जो ये सिचुएशन बननी होती है, तीनों का केंद्र एक सीधी रेखा पे आए, ये साल के अंदर मैक्सिमम 7 बार ही पॉसिबल होता है। कितनी बार होता है पॉसिबल बेटा जी? आप कहोगे सर साल में 7 बार ही ऐसी पॉसिबल होता है कि क्या हो जाता है कि तीनों एक सीधी रेखा पे आ जाए, 7 से ऊपर वाला पॉसिबल होता ही नहीं है। बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये सीजिगी होता है और सीजिगी होता क्या है। ये बातें मैंने आपको खूबसूरत तरीके से समझा दी है। अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं तो एंजॉय करो इस सेशन का, ठीक है, एंजॉय करो, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसके बाद बेटा जी हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद बेटा जी हम पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर होगा जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम क्या होगा बेटा जी, सोलर सिस्टम। चलो ठीक है दोस्तों, तो समय की थोड़ी सी पाबंदी है, ठीक है, तो समय की थोड़ी सी पाबंदी रहेगी, समय की थोड़ी सी पाबंदी रहेगी दोस्तों। तो ये चैप्टर बेटा जी हम कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप जितना पढ़ाया है पढ़िएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा, ठीक है, और एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद।